हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं झारखंड पीजीटी में एक नई टॉपिक को करने वाले हैं हम लोग, जिसकी आप लोगों ने डिमांड भी की थी। उस हिसाब से मैंने एक एक टॉपिक करके हम लोग इनकी भी बात करने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट आप लोगों की चल ही रहे हैं, उनकी भी बात हम लोग करेंगे। और कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाले हुए हैं, तो आप लोगों का एक कमेंट रहता है कि जो आप प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। मानते हैं कि मान लो वैसे नहीं आएंगे, ये तो बात किसी को नहीं पता कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर को अगर देखते हुए चलें तो उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको हम लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देना होगा। ये बात तो मुझे माननी चाहिए और मैं मानता हूँ, लेकिन हम लोग एक एक टॉपिक को पहले कवर करेंगे अब, और उसके बाद ही हम लोग प्रैक्टिस की भी साथ में बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग अगर करेंगे तो क्या करेंगे, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये एक्ट जो है इसमें एक्टिव लिख गया है बाय मिस्टेक, इसमें यहाँ से एक्ट है ये, ठीक है। अगर हम लोग इसमें बात करें तो ये यहाँ पे जो है ये एक्टिव की जगह पे एक्ट है अकेला, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, इसको हम लोग बाय मिस्टेक, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक्टिव है नहीं, एक्ट है। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। तो इसको अब हम हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम 1881। इसे क्या बोलते हैं, 1881। तो इसके बारे में हम लोग ध्यान से बातें इनकी 3-4 क्लासों में हम लोग करेंगे, क्योंकि हम छोटी छोटी क्लासें बनाते हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग बोर ना हो और अच्छी तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन चल सके। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करने से पहले हम लोग सबसे पहले विनिमय शब्द को जानते हैं। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना, और साध्य का मतलब होता है एक साधन। तो विनिमय का एक साधन जो होता है, उनसे संबंधित जो अधिनियम बना है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वो अधिनियम कब बना था, 1881 में उसकी बात हुई थी। तो उसको हम लोग डिटेल में जानेंगे कि पारित कब हुआ, ये भारत में कब लागू हुआ। तो इनकी चीज़ों की हम लोग बात को करने वाले हैं और डिटेल में क्लास को करेंगे, लिख लिख के आप लोगों को बताएंगे। पीडीएफ की कोई डिमांड प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ नहीं, अपने हैंड रिटेन नोट्स बनाइए, जिससे आप लोगों को एक बार अपने लिखित में जो होता है याद, वो अच्छी तरीके से होता है जो अपनी लैंग्वेज में। किताबों में तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते कहाँ हैं, जो सिलेक्टेड चीज़ें उन्हीं को तो पढ़ना है हम लोगों को। तो उसी हिसाब से हम लोगों को भी इसकी तैयारी करनी होगी। तो मैंने इस टॉपिक में से एक लिया है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। तो हम लोग इसको पहले पूरा पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसको इसमें में न्यू टॉपिक को हम लोग पढ़ाएंगे, मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समय को खराब नहीं करते हैं और चलते हैं सीधे अपने सीधे अपनी बात की तरफ चलते हैं कि विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं, विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम 1881, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन हम लोग इसी प्रकार से लिखने वाले हैं, तभी आप लोगों को अच्छी तरीके से नोट्स आप लोग अपने बनाइएगा और इस हिसाब से पढ़ाएंगे हम लोग। जैसे आप लोगों को ऐसे मान लो कि कोई कोचिंग, जैसे मान लो कोई पेड क्लास मिलती है, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ाएंगे। ये नहीं है कि ऊपर से ले लिया और पूरा नहीं पढ़ाया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारत में विनिमय साध्य जो लेखपत्र अधिनियम है वो 1881 में बना, जो 1 मार्च 1881 से प्रभावी हुआ। तो बना 1881 में बना तो है, लेकिन वो जो है अगर प्रभावी की बात करें तो वो कब से हुआ, डेट अगर पूछ जाए तो 1 मार्च 1881 से प्रभावी हुआ। तो इन बातों को हम लोगों को लिखना होगा। मैं आप लोगों को सिलेक्टेड बातें लिखाऊंगा, ये बात निश्चित है, लेकिन लिखाऊंगा जरूर। भारत में क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को इसी प्रकार से करना होगा कि भारत में विनिमय
भारत में विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम भारत में विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम 1881, डेटें हम लोग लिख लेंगे। 1881 में बना। 1881 में बना। जो 1 मार्च, जो तारीख लिखेंगे 1 मार्च 1881 से प्रभावी हुआ है। अब अगर पूछा जाए कि इससे पूर्व यदि किसी विनिमय साध्य लेखपत्र के पक्षकार यूरोपीय होते हैं, अगर मान लो कि इससे पहले, इसके पूर्व यदि किसी विनिमय साध्य लेखपत्रों के पक्षकार यूरोपीय होते हैं, होते थे, तो उन पर अंग्रेजी विनिमय साध्य उन पर कौन सा अधिनियम? तो उन पर अंग्रेजी विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम, तो उन पर अंग्रेजी विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम में दिए गए नियम दिए गए नियम लागू होते हैं। परंतु जब वे पक्षकार भारतीय का मतलब हिंदू या मुसलमान होते हैं, तो उनका अपना नियम प्रयोग में लाया जाता था। तो इस बात को भी लिख लेंगे क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे, जो मोस्ट बातें हैं उनको लिखना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परंतु जब वे पक्षकार भिन्न जाति के होते हैं, भिन्न जाति के होते थे, तो उनका अपना नियम, प्रयोग में लाया जाता
था, प्रयोग में लाया जाता था। तो ये तो हो गए इसके इंट्रोडक्शन की पार्ट कि भारत में विनिमय साधन लेखपत्र अधिनियम 1881 में बना। कब बना? तो 1881 में बना, 1881 में बना। ठीक है, जो वर्ष 1 मार्च 1881 से प्रभावी हुआ। इसके पूर्व यदि विनिमय साधन लेखपत्र को पक्षकार यूरोपीय होते हैं, कौन से देश के होते हैं? यूरोपीय होते हैं, तो उन पर अंग्रेजी विनिमय साधन लेखपत्र अधिनियम में दिए गए नियम लागू होते हैं। परंतु वे जब पक्षकार भिन्न जाति के होते हैं तो उनका अपना नियम प्रयोग में लाया जाता है। परंतु वे जब पक्षकार भारतीय या फिर हिंदू होते हैं, हिंदू या मुसलमान होते हैं, तो उनका अपना नियम प्रयोग में लाया जाता है। तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि विनिमय साधन लेखपत्र अधिनियम 1881 को बैंकिंग, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं और विनिमय साधन लिखित विधि अधिनियम 1988 द्वारा संशोधित किया गया। इसके द्वारा एक नया अध्याय जोड़ा गया, जिसमें बैंक चेक के लेखक के खाते में अपर्याप्त पैसा न होने के कारण चेक का अनादृत हो जाने की दशा में दंड के प्रावधान को सम्मिलित किया गया है। तो इन बातों को आप लोगों को याद रखना है। अब अगर बात करते हैं, थोड़े इसके शीर्षक के बारे में बात करते हैं और इनके इंट्रोडक्शन की बातें हम लोगों ने अच्छी तरीके से जान लिया है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अधिनियम का शीर्षक क्या होता है। मोस्ट जो पॉइंट हैं उनको हम लोगों को अच्छी तरीके से लिखते हुए चलना है। सबसे पहले अधिनियम का शीर्षक की बात करें तो इस अधिनियम का शीर्षक क्या है? तो अधिनियम का शीर्षक, अधिनियम का शीर्षक की अगर हम लोग बात करते हैं तो अधिनियम के शीर्षक में हम लोगों से यह अधिनियम विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम 1881 कहलाता है। तो ये बात मैंने अभी आप लोगों को बताई हुई है कि ये अधिनियम भारत में लागू हुआ 1881 में, तो इसीलिए यह अधिनियम विनिमय साधन लेखपत्र अधिनियम 1881 कहलाता है। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना और साध्य का मतलब होता है एक साधन जैसे मनी है, हम लोगों का एक साधन ही तो है, विनिमय करने का एक साधन है। ठीक उसी प्रकार से विनिमय साधन लेखपत्र अधिनियम में कुछ चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे चेक है, हुंडी है, विनिमय बिल है। तो इनको हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना भी होगा। तो अभी तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन खोला है, इसके बाद तो हम लोग बहुत सी बातें इनकी जानने वाले हैं। एक क्लास में मैंने बोला है कि एक क्लास में हम लोग कवर को नहीं हो पाएगा, तो हम लोगों को 3-4 क्लासों में हम लोगों का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, तो ये पूरा टॉपिक आप लोगों का कवर करवा के दूंगा आप लोगों को। और इसके 10-15 MCQ भी आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये नहीं बोला कि यही पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे जा सकते हैं और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इन बातों को याद रखिएगा। तो ये तो हो गई, ये अधिनियम का शीर्षक हो गया। अगर हम लोग अधिनियम के क्षेत्र की बात करें तो यह अधिनियम सारे भारत में लागू होता है। यह प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल तथा चेक संबंधी अधिनियम है। तो हम लोग इस अधिनियम का क्षेत्र की बात कर लें तो अधिनियम का क्षेत्र की बात करें हम लोग तो यह अधिनियम जो है, अगर हम लोग क्षेत्र की बात करते हैं तो यह अधिनियम सारे भारत में लागू होता है।
यह है प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र को हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। प्रतिज्ञा पत्र को क्या बोलते हैं? प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। प्रोमिसरी नोट। विनिमय बिल को एक्सचेंज बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, और आप लोगों ने इंटर में पढ़ा भी होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो प्रतिज्ञा पत्र हो गया, प्रोमिसरी नोट जिसे बोलते हैं, विनिमय बिल। विनिमय बिल की बात करते हैं हम लोग, विनिमय बिल की बात करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसे बोलते हैं, तथा चेक, हुंडी। तो इन प्रकार की चीजों को जो साख पत्र में होती हैं हम लोगों की, जिन्हें साख पत्र बोलते हैं, उनको हम लोग इस अधिनियम में रखने वाले हैं और उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो संबंधी अधिनियम है, संबंधी अधिनियम है। इस अधिनियम के नियम भारतीय पत्र मुद्रा अधिनियम 1871 की धारा 21, अब जो विद्यमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1934 तथा किसी स्थानीय रीति रिवाज को प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये बातें भी हम लोगों को लिख लेनी चाहिए कि जिससे आप लोगों को कोई डाउट की बात ना आ पाए। तो इस अधिनियम में इस अधिनियम के नियम, इस अधिनियम के नियम, इस अधिनियम के नियम, इस अधिनियम के नियम भारतीय पत्र मुद्रा, भारतीय पत्र मुद्रा अधिनियम। कौन सा पत्र मुद्रा अधिनियम है? भारतीय पत्र मुद्रा अधिनियम कौन सा है? तो भारतीय पत्र मुद्रा अधिनियम 1871। इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871 की धारा 21, जो अब वर्तमान में, अब अगर वर्तमान में बात की जाए तो अब वर्तमान में रिजर्व बैंक का जो एक्ट है 1934 है। तो रिजर्व बैंक विद्यमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 तथा किसी स्थानीय रीति रिवाज को प्रभावित नहीं करते हैं, को प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसमें क्या है कि देखो, सबसे पहले अधिनियम का अगर हम लोग शीर्षक की बात करें तो शीर्षक आराम से याद हो गया, क्योंकि हम लोगों ने थंबनेल में भी दे रखा है कि विनिमय साधन लेखपत्र अधिनियम 1881। यह अधिनियम भारत में पूरी जगह लागू होता है। यह अधिनियम किसके लिए है? प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल और चेक संबंधी अधिनियमों के लिए है, साख पत्रों के लिए है। इस अधिनियम के नियम भारतीय पत्र मुद्रा अधिनियम 1881 की धारा 21 में पुराने समय की बात करें, लेकिन अब वर्तमान की धारा बात करें तो वर्तमान में अधिनियम की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 तथा किसी स्थानीय रीति रिवाज को प्रभावित नहीं करता है। ये जो अधिनियम है 1881 जो अधिनियम है वो ना तो 1871 की धारा को प्रभावित करता है और ना ही 1934 जो है उसको प्रभावित करता है, ना ही किसी स्थानीय रीति रिवाज को प्रभावित करता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विनिमय साधन। अब हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? विनिमय साधन लेखपत्र क्या होता है, तो इसको भी हम लोग जानते हैं। तो
हेडिंग बना के हम लोग डाल लेते हैं अच्छी तरीके से कि विनिमय साध लेख पत्र। विनिमय साध लेख पत्र, विनिमय साध लेख पत्र। अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसे बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बात की जाए तो इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 1 के अनुसार विनिमय साध्य लेखपत्र से आशय किसी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल या चेक से है जो किसी आदेशित व्यक्ति अथवा वाहक को दे होती है। लेकिन ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा पूरी परिभाषा नहीं मानी गई है। तो अगर हम लोग असलियत में अच्छी तरीके से अगर लिखना चाहे तो इसके परिभाषा को अच्छी तरीके से और विनिमय साध लेख पत्र को अच्छी तरीके से जान लेते हैं कि विनिमय साध अच्छी तरीके से हम लोग लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है कि विनिमय साध लेख पत्र, विनिमय साध लेख पत्र, विनिमय साध लेख पत्र एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को कुछ धन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। कुछ धन प्राप्त करने का अधिकार, करने का अधिकार प्राप्त होता है और जिसे एक व्यक्ति से, और जिसे एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को रुपए की तरह, को रुपए की तरह, रुपए की तरह, रुपए की तरह केवल सुपुर्दगी, सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण, सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण, हस्तांतरित किया जा सकता है, हस्तांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को ऐसा लेखपत्र दिया जाता है, जिस व्यक्ति को ऐसा लेखपत्र, ऐसा लेखपत्र दिया जाता है, जिस व्यक्ति को ऐसा लेखपत्र दिया जाता है, वह उसमें बताए गए धन को प्राप्त करने का अधिकार, उसमें बताए गए धन को, बताए गए
धन को प्राप्त करने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार, अधिकार तथा लेखपत्र को, अधिकार तथा लेखपत्र को हस्तांतरित, लेखपत्र को हस्तांतरित करने का अधिकार, हस्तांतरित करने का अधिकार, करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको मैंने लिखवा तो दिया आप लोगों को, लेकिन दोबारा से पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से जानेंगे और इसको समझाएंगे भी कि विनिमय साध लेखपत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ धन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे मान लो कि मैंने ए ने, ये एक ए है, ठीक है, एक चेक है, ये चेक है, ठीक है, SBI की एक चेक है, SBI बैंक की एक चेक, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पे इसके नंबर लिखे हुए हैं इस प्रकार से। अब ये चेक है तो एक दस्तावेज है और विनिमय साध का एक लेखपत्र है, मतलब विनिमय का एक साधन है, मनी के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। एक दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ धन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे मान लो कि मैंने एक चेक है, एक चेक किसी दूसरे व्यक्ति को दी है, तो वो व्यक्ति धन प्राप्त करने का अधिकारी होता है, बिल्कुल होता है ना, क्योंकि मैंने उसको चेक में उसका नाम लिख दिया। मान लो उसका नाम लिख दिया तो उसके पास नहीं भी लिखा, मान लो उसको हमने एक वीर चेक दे दी, वाहक चेक दे दी। अभी चेक के प्रकार भी हम लोग पढ़ाएंगे आपको। अब मान लो मैंने उसको एक वाहक चेक दे दी और उसमें अमाउंट लिख दी, तो उसने उसको प्राप्त कर लिया। अब वो जो है व्यक्ति जो है वो कुछ धन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है, और जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रुपए की तरह केवल सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है। मतलब जैसे मान लो कि मैंने तुमको दी और तुमने दूसरे को दे दी, तो क्या है, एक हस्तांतरण ही तो है। ये हस्तांतरण है, जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रुपए की तरह केवल सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है। मान लो पैसे क्या है, पैसे मान लो मैंने आपको दिए, आपने दूसरे को दे दिए। पैसे कोई रखता है अपने पास? नहीं रखता है। मान लो मैंने आपको दिए और आपने बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक को तुमने दे ना दिए, बैंक को रुपए दे दिए, तो बैंक को हस्तांतरित कर दिए। मान लो बैंक ने तीसरे व्यक्ति को दे दिए। तो जैसे आप लोगों का पैसा जो है वो विनिमय मतलब एक्सचेंज एक साधन है ना, एक्सचेंज का एक साधन है, उसी प्रकार से ये जो दस्तावेज है, चेक है, मान लो विनिमय बिल है, या मान लो प्रतिज्ञा पत्र है, हुंडी है, तो एक तरीका से क्या है, एक तरीके से विनिमय का एक साधन होता है। ये केवल सुपुर्दगी द्वारा भी हस्तांतरित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को ऐसा लेख पत्र दिया जाता है वह उसमें बताए गए धन प्राप्त करने का अधिकारी होता है तथा लेख पत्र को हस्तांतरित करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। मान लो कि मैंने एक चेक ए को दी है, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को बना लेता हूँ। अब ये मैंने चेक मान लो ए को दी है, अब 10,000 की चेक दी है, तो ए कितने रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है? 10,000 रुपये तो प्राप्त करने का अधिकारी है। अब मान लो कि ए ने यही चेक दूसरे को दे दी है, मान लो सी को दे दी है, तो सी कितने रुपए के अधिकारी हो गए? 10,000 रुपये के सी हो गए अधिकारी। तो हस्तांतरित भी किया जा सकता है ए के द्वारा और ए प्राप्त भी कर सकता है, तो एक प्राप्तकर्ता भी कहलाएगा और हस्तांतरित भी कर सकता है। कि देखो लिखा हुआ है कि जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रुपए की तरह केवल सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को ऐसा लेख पत्र दिया जाता है वह उसमें बताए गए धन का प्राप्त करने का अधिकारी होता है, अधिकार रखता है तथा लेख पत्र को तथा दस्तावेज को हस्तांतरित करने का अधिकार प्राप्त करता है। तो इस बात का भी, अब जैसे मान लो कि ए ने सी को चेक दे दी, अब मुझे बुरा लग गया ये बात कि मेरी चेक तुमने सी को क्यों दे दी, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने कोई पर्टिकुलर नाम थोड़ा ना डाला, ए का वीर चेक है, वीर चेक देख सकते हो तुम किसी को। तो इस प्रकार से इनको बुरा लगने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब अधिकार किसके पास है? ए के पास है।
तो आप लोगों से मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। विनिमय साधन लेख पत्र अधिनियम जो आप लोगों के लिए एक सरदर्द बना हुआ था, मैंने आप लोगों को बहुत कोशिश की है। हो सकता है कि आप लोगों को अभी भी कम समझ में आया हो, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें आप लोग। अब बात आती है कि विनिमय साधन लेख पत्र अधिनियम तो बिल्कुल समझ ही लिया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है। बार बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में जानते हैं, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं उनको भी जान लिया। तो एक परिभाषा की बात करते हैं जो विनिमय साधन लेख पत्र अधिनियम में दी गई है, उसकी भी बात हम लोग करते हैं। जो परिभाषा दी गई है उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो परिभाषा की अगर हम लोग बात करना चाहें, परिभाषा तो परिभाषा की अगर हम लोग बात करना चाहें तो इसको लिखना चाहे तो विनिमय साध लेख पत्र अधिनियम की धारा, विनिमय साध लेख पत्र अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार 13(1) के अनुसार 13(1) के अनुसार विनिमय साध लेख पत्र से तात्पर्य विनिमय साध्य लेख पत्र से तात्पर्य, विनिमय साध लेख पत्र से तात्पर्य किसी प्रतिज्ञा पत्र, किसी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, चेक, विनिमय बिल चेक से है, चेक से है जो किसी आदेशित व्यक्ति, जो किसी आदेशित व्यक्ति अथवा वाहक को दे हो तो परिभाषा जो लिखी हुई है, तो परिभाषा लिखी हुई है 13(1) के अनुसार विनिमय साधन लेख पत्र से तात्पर्य प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल चेक से है जो किसी आदेशित व्यक्ति अथवा वाहक को देय होती है। अब बात आती है कि उपयुक्त परिभाषा विनिमय साधन लेख पत्र की एक उचित परिभाषा नहीं कही जाती है। क्यों नहीं कही जाती है? क्योंकि इसमें 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट की बात की गई है और बाकी के डॉक्यूमेंट को इसमें तवज्जो नहीं दी गई है। जैसे हुंडी हो गया, तो हुंडी पर यह अधिनियम का लागू नहीं होता है, या फिर हुंडी एक विनिमय साधन लेख पत्र अधिनियम, जो हुंडी है वो एक विनिमय साधन लेख पत्र ही नहीं है क्या? तो इसलिए इस परिभाषा को थोड़ा सा अधूरा माना जाता है, इसके अनुसार विनिमय साधन नहीं कहे जाते हैं, तो इसीलिए इस परिभाषा को थोड़ा सा अधूरा माना जाता है। लेकिन मैंने जो आप लोगों को परिभाषा लिखवाई है, ऊपर जो अर्थ लिखवाया है, ये आप लोगों का पूरा सटीक लिखा हुआ है। लेकिन परिभाषा की बात हम लोगों ने इसलिए की है क्योंकि जो विनिमय साधन लेख पत्र अधिनियम पढ़ रहे हैं उसकी परिभाषा की नहीं बात करें तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बातें, आप लोगों को आज की क्लास में आप लोगों को मैंने क्या क्या बताया है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं। कि पहले हम लोगों ने विनिमय साधन लेख पत्र अधिनियम के इंट्रोडक्शन की बात की, अधिनियम का शीर्षक क्या है, अधिनियम का क्षेत्र क्या है, इसके बारे में जाना, और उसके बाद हम लोगों ने विनिमय साधन लेख पत्र होते क्या हैं इनके बारे में जाना, और एक परिभाषा की बात की जो विनिमय साधन लेख पत्र अधिनियम की अधिनियम 1881 की धारा 13(1) के अनुसार में दी गई है। अब हम लोग कल की जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी क्लास को हम लोग इसको पूरा करेंगे। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं विनिमय साधन लेख पत्र के लक्षण, विनिमय साधन जो इसके लक्षण हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। तो इन लक्षणों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और बहुत सी बातें विनिमय साधन लेख पत्र जो इनके प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में।
ये क्लास आप लोगों को ये जो टॉपिक है मैं आप लोगों को 4 क्लास में, लगभग 4 या 5 क्लास में आप लोगों का पूरा करा दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे आप लोगों के सिलेबस से, और इस हिसाब से आप लोगों को टॉपिक वाइज पूरी कोशिश करूँगा पढ़ाने की। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।